देखिए, अभी हम लोगों जो है यूजीसी नेट सोशल वर्क की अगर बात करते हैं, तो यूनिट नंबर एक 9 आपकी चल रहा है और एक यूनिट नंबर 10 चल रहा है। यूनिट नंबर अगर 9 पे बात करेंगे हम लोग, तो चिकित्सा समाजकार्य, मनोचिकित्सा समाजकार्य और मानसिक स्वास्थ्य और रोग के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो अधिनियम था 2017 का, इस पे भी हम लोगों ने बातचीत कर चुके हैं। यूनिट नंबर 9 में जो आपकी क्लास है, ये जड़ और रोग के चपेट में आने से संबंधित का सिद्धांत है ये यूनिट नंबर 9 का। और ये क्लास, इस टॉपिक पर हम लोग कल बातचीत करेंगे, ठीक है। दूसरा दिव्यांग व्यक्ति है, लिंग और विकास। चौथा श्रम कल्याण के संबंध में मानव संसाधन प्रबंधन को लेकर, और एक कार्मिक प्रबंधन तथा औद्योगिक संबंध को। ये यूनिट नंबर 9 है। और यूनिट नंबर 9 दोपहर 1 से लेकर 2 PM चलता है। ये क्लास आप सबकी रहेगी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 10 पर, यूनिट नंबर 10 पर अगर हम बात करें, तो ये देख सकते हैं आप, इसमें जो सोशल डिफेंस है, सामाजिक प्रतिरक्षा है, परिवार यानी एक एक्ट है, फिर उसके बाद आपराधिक न्याय प्रणाली है, इन पर हम लोगों ने बातचीत कर रखे हैं। और ये भी टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है। इसमें आपका एक लास्ट पॉइंट है, परिवारों के साथ समाज कार्य, है ना। तो इसमें कौन कौन सी मॉडल्स है, जैसे सरकमफ्लेक्स मॉडल्स है, मैक मास्टर मॉडल्स है, स्ट्रक्चर मॉडल्स है, इन पर हम लोग बातचीत करेंगे। और ये क्लास का जो समय रहेगा शाम को 7 से 8 PM रहेगा। और ये क्लास के जो समय रहेगा इवनिंग टाइम रहता है ये, है ना। तो ये आपकी इवनिंग टाइम करेगी। यूनिट नंबर 10 है। तो यूनिट नंबर 10 आपका 7 PM टू 8 PM चल रहा है। और यूनिट नंबर 9 आपका आफ्टरनून में 1 PM टू 2 PM चल रहा है। आपकी ये क्लास का शेड्यूल है। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के जो बच्चे अगर मान लीजिए क्लास में ज्वाइन है, तो उनको बता दूं मैं कि यूनिट नंबर उनका जो चल रहा है इसमें 11 चल रहा है। वहां पर मैंने आपको साइकोथेरेपी क्या है, CBT पर भी थोड़ा सा बात किया था, काउंसलिंग क्या है, टास्क सेंट्रल थेरेपी पर बात हम लोग कर चुके हैं। मेडिटेशन बच रहा है और सहज योग एक बचा हुआ है। साइकेट्रिक सोशल वर्क इन डिफरेंट सेटिंग, यानी एक प्रकार से साइकेट्रिक सोशल वर्क के अंतर के साथ हमें उसकी रणनीति पर बातचीत करनी है। और ये इस क्लास का जो समय है उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क, या अदर आप मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एम्स के हो या किसी अन्य मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका क्लास का जो समय है शाम के टाइम में 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे। तो आप क्या शाम को चलेगी 8:30 बजे क्लास, ये वाली शाम को 8 बजे जो आप सबकी क्लास चलेगी, वहां पर हम बात करेंगे परिवार के साथ समाज कार्य पर। ये 7 बजे से क्लास चलेगी शाम को, और 8:30 बजे फिर आपकी ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सहज योग, मेडिटेशन वगैरह और सहज योग वगैरह, ठीक है। ये शाम की क्लास रहेगी। अभी हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं इसको भी थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन पेपर पर PYQ के बारे में, जैसा कि आप सब जानते हो भली भांति तरीके से, मैंने आप लोगों को PYQ में 2004 से लेकर 2012 तक के पेपर जो है सॉल्व करवा रखा है। इसका प्लेलिस्ट आपको मैं, और वीडियो का जो प्लेलिस्ट है, PDF है, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ये आपको टेलीग्राम पर ही जाता है, ठीक है। तो वहां पे आपका आज यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 आपका बचा है। ये इसकी PDF जो है आप लोगों का आज UGC नेट के ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है। ये आज आपका, और उसका प्लेलिस्ट भी आपको भेज दूंगा यहाँ पे PYQ का भी। वहीं अगर हम बात करते हैं PYQ में, मैंने आप लोगों से देखिए 2013, 14, 15, 16, 17, 18 तक छोड़ रहा हूं। फिर मैं PYQ 2023 से चलता हूं। 2023 का एक मार्च में पेपर हुआ था, एक जून में पेपर हुआ था, ये मैं सॉल्व करवा चुका हूं। एक 2022 का पेपर है, ये भी सॉल्व करवा चुका हूं। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे 2019, फिर 2020 और 2021। आप देख सकते हैं इधर 22-23 इधर है, इधर 3 साल के पेपर। इतना 19, 20, 21, 22, 23 ये पेपर आप पढ़ के जाते हैं अगर UGC नेट का, तो लगभग 75% आपको मदद करेगी। 25% जो मदद हो रही है वो आपका 2004 से लेकर 2018 तक पेपरों को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पर आपको ये इसकी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। यहां अगर आप लोगों को कोई डाउट है यहां तक में, अगर आप पूछिए, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। अभी बताइए, कोई डाउट, किसी को कुछ बन रहा है मन में, कुछ भी चीज A to Z जो भी आप पूछ सकते हो, पूछिए। आरती,
आरती प्रजापति भाई, और भी कोई स्टूडेंट जो भी हो, कोई भी डाउट अगर आपको बन रहा है प्लीज पूछ सकते हैं। चलिए अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, और किसी को डाउट नहीं ना यहां तक में? ये देखिए मैंने आशुतोष सर, आशुतोष, जया ठाकुर, बताइए जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं ना? नो सर। चलो, तो मैं इसलिए आपको मैंने कहा 5 साल के पेपर 19, 20, 21, 22, 23 इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद ये टॉपिक आपका इस तरीके से कवर होगा। पीडीएफ और प्लेलिस्ट सब कुछ आपको आज जो है प्रोवाइड करा, क्लासेस अब आज से आपको रेगुलर चलेगी। तो दिवाली की छुट्टी पर, अवकाश पर मैंने आप लोगों को 2 दिन का अवकाश दे दिया था, है ना? तो अब आप लोगों की जो क्लासेस रहेंगी वो कंटिन्यू सतत तरीके से अपने निर्धारित समय पर रेगुलर चलती रहेंगी, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न पत्रों को और देखते हैं दिसंबर 2019 का प्रश्न पत्र यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ ये प्रश्न पत्र मेडिकल सोशल वर्क के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समाजकारी में जितने आजकल रिसेंटली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यूजीसी नेट का अगर सोशल वर्क का पेपर अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो यूजीसी नेट है, एमपीपीएससी है, एमपी सेट है, या कोई भी मेडिकल सोशल वर्क है, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये फर्स्ट पार्ट है आप सबके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न पत्र हमारे सामने, और ये पहला प्रश्न बहुत ही ध्यान से करिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों है इसमें। जिनको हिंदी समझ नहीं आएगी बताएंगे तो वहां पर मैं आप लोगों को इंग्लिश भी दिखाऊंगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता के किसी भी प्रकार के व्यावसायिक संबंधों को अनुचित लाभ नहीं लेना चाहिए। बात तो सही है, क्या आपको ऐसा करना चाहिए? अनुचित लाभ नहीं लेना चाहिए, है ना? हाँ, अनुचित, देखिए मैं बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अब आजकल जो प्रश्न बन रहे हैं, रुक रुक के शब्दों को पढ़ना है, ठीक है? जहां आपको लगे रुक रुक के प्रश्न पत्रों को पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है, वहीं आपको क्लियर हो जाएगा। या तो फिर कहता है, या अपने व्यक्तिगत धार्मिक राजनीतिक या व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों का शोषण नहीं करना चाहिए। यह भी बात सही है। बताइए ये कथन किसका है? बड़ा ही अच्छा जवाब, 4 ऑप्शन। ओह माय गॉड, शीशा फूट गया है। ओके, उसको उठाओ, अभी उठाओ, बैठ जाइए, उठाओ जल्दी, ठीक है? बहुत बढ़िया। और यहां जो जवाब आपका आया है, बहुत अच्छा जवाब नहीं आया है। ऑप्शन आप ए की तरफ जा रहे हैं, पहला ऑप्शन आपका गलत जवाब जा रहा है, और यहां पे करेक्ट जवाब होगा कोड ऑफ एथिक्स, यानी आचार्य संहिता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, आचार्य संहिता, ठीक है? आचार्य संहिता ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा, ये सवाल का सही जवाब, ठीक है? देखिए इस प्रश्न में आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा, आचार्य संहिता व्यावसायिक संगठनों के द्वारा तैयार की जाती है, ये पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, ये आचार्य संहिता जो आई थी वो 19वीं सदी में आई थी, यूएस में आया था समाज कार्य को लेकर, ठीक है? यहां पर दूसरी पॉइंट ये रहेगा, और ये व्यावसायिक संगठन पहला पॉइंट रहेगा आप सबके लिए। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर, तो ये नगरीय क्षेत्रों में अधिक समस्या पाई जाती है, तो वहीं पर यह आचार्य संहिता बेसिकली ज्यादा लागू होती है। गरीबी, दुर्व्यवहार, आपराधिक घटनाएं इत्यादि जो है आचार्य संहिता में आती है। इसका उद्देश्य आचार्य संहिता का केवल ये होता है कि आदर का महत्व स्थापित करना, व्यक्तिगत योग्यता को बनाए रखना, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय को लेकर बातचीत करना। सन 1947 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स के सम्मेलन में एक औपचारिक नैतिक आचार संहिता को अपनाया गया था 1947 में, ठीक है? किसके लिए अपनाया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा कि औपचारिक नैतिक आचार संहिता को लेकर अपनाया गया था, ठीक है? सन 1999 में इसमें संशोधन भी किया गया, और फिर उसके बाद इसके आधार पर ही लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के कारक को जब बताया तो उसको 3 भागों में डिवाइड किया। एक को कहा इन्होंने परंपरागत
दूसरा के जो नाम दिया उन्होंने पूर्व परंपरागत, और जो तीसरे का नाम दिया उन्होंने पश्च परंपरागत। तो ये तीन ऐसे, अच्छा कहीं कहीं इसको नैतिकता बोला जाता है, इसको पूर्व नैतिकता बोला जाता है, इसको पश्च नैतिकता भी बोला जाता है। इनके अंतर्गत दो दो स्टेजेस बांटे गए थे, ठीक है, दो दो स्टेजेस बांटे गए थे, ये बात ध्यान रखिएगा लॉरेंस कोहलबर्ग का। एक में इन्होंने कहा था आज्ञा पालन का, दूसरा इन्होंने बताया था व्यक्तिवाद का नियम, तीसरे में इन्होंने यहां पर जो बताया था वो बताया था एक प्रकार से अगर हम बात करें तो पारस्परिक समझौता, आपसी संबंध। चौथा इन्होंने जो बताया था सामाजिक आदेश का पालन करना यानी सामाजिक व्यवस्था। वहीं अगर हम बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में भी इन्होंने जब डिवाइड इसको किया तो दो भागों में, एक का नाम इन्होंने रखा था सामाजिक संबंध व्यक्तिगत को लेकर, और जिससे सामाजिक अनुबंधन का भी नाम दिया, और एक लास्ट था वो था सार्वभौमिकता, इसमें लगभग 10% लोग ही पहुंच पाते हैं। तो ये 6 अवस्था, 3 स्तर, ये लॉरेंस कोहलबर्ग के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल लेते हैं अगला। भारत में आचार संहिता व्यवसाय के आचार्य संहिता, भारत में समाज कार्य व्यवसाय में आचार संहिता को किसके द्वारा अपनाया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। राज्य सरकार के द्वारा है, समाज कार्य विषय को पढ़ाने वाले महाविद्यालय या विश्वविद्यालय है, समाज कार्य में व्यवसायिक संगठन द्वारा है, समाज कार्य व्यवसायिकों को और स्वयं सेवकों द्वारा जो है दिया गया है। तो इसमें करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए जरा बताइएगा जी। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे अगर आपने जवाब दिया है मुझे, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे थर्ड है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि समाज कार्य व्यवसायिक संगठनों के द्वारा भारत में जो है समाज कार्य व्यवसाय को लेकर आचार संहिता को तैयार करता है। अच्छा सवाल था आपका, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल हमारे सामने है और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है कि व्यवसाय समाज कार्य अभ्यास का वह क्षेत्र जिसमें स्वास्थ्य व्यक्तियों और पर्यावरण को सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पना करके व उचित हस्तक्षेप क्रियान्वित करके सामाजिक कार्यकर्ता मानव व सामाजिक आवश्यकताओं के परिवेश को संबोधित करते हैं। 4 ऑप्शन है। अस्पताल में जो है अस्थि मतलब होता है हड्डी, अस्थि रोग के रोगी के, दूसरा था कार्य में लगे हुए कर्मचारी के, तीसरा है अस्पताल में चिकित्सक के, चौथा है कार्यगृह में जेल निवासियों के। बड़ा आसान सा सवाल है, सवाल को फिर रिपीट कर रहूंगा, पढ़िएगा ध्यान से। व्यवसाय समाज कार्य अभ्यास का वह क्षेत्र, प्रश्न को समझिएगा, वह क्षेत्र जिसमें स्वस्थ व्यक्तियों पर्यावरण को सुनिश्चित, देखिए एक तो स्वस्थ व्यक्तियों और पर्यावरण को सुनिश्चित 2 चीजें हो रही हैं। अब ये मत सोचिएगा अस्पताल में अस्थि रोग की बात कर रहे हैं तो स्वस्थ व्यक्तियों और पर्यावरण को सुनिश्चित करने में अभिकल्पना यानी एक प्रकार की डिजाइन करके, देखो डिजाइन करके उचित हस्तक्षेप क्रियान्वित कौन करेगा? तो अस्थि रोग के रोगी थोड़ी करेंगे, आप ही सोचिए, क्या ये काम करेंगे? डिजाइन कोई बनाएंगे, अभिकल्पना करेंगे और करके सामाजिक कार्यकर्ता में मानव को सामाजिक आवश्यकताओं के परिवेश में संबोधित करना है। तो भाई जाहिर सी बात है अस्थि रोग के विशेषज्ञ नहीं करेंगे। अब अस्पताल में चिकित्सक के, अब कह रहा है कि अगर स्वस्थ व्यक्ति और पर्यावरण को सुनिश्चित करना, डिजाइन बनाना, उचित हस्तक्षेप करना करके सामाजिक कार्यकर्ता मानव और सामाजिक आवश्यकताओं को परिवेश में संबोधित करेगा, तो मानव को और सामाजिक आवश्यकताओं के परिवेश में कभी भी चिकित्सक की भूमिका हो ही नहीं सकती है। और दूसरी बात अगर हम करें तो कार्यगृह में जेल निवासियों का काम ही नहीं भाई, यहाँ एक प्रोफेशनल चीजों की काम होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर होगा। कार्य में लगे हुए जो कर्मचारी होंगे ये काम करते हैं और ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। व्यवसाय समाज कार्य अभ्यास एवं मानव संबंधों में निपुणताओं पर आधारित है और कार्य में लगे जो कर्मचारी होते हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ता मानव और सामाजिक आवश्यकताओं के परिवेश को वो संबोधित करते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट जवाब है। ठीक है, यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, मैं ये पीडीएफ आपको ऐसे ही सेव करूंगा और सेव करके आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, इस चीज को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि हरित समाज कार्य विज्ञान। देखिए हरित समाज कार्य और समाज कार्य विज्ञान, समाज कार्य ज्ञान को
बात करते हैं तो किस विद्वान का नाम आता है? लीना डोमिनेल्ली का नाम आता है। ये बात आपको पता होना चाहिए भाई, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ये कॉन्सेप्ट भी लीना डोमिनेल्ली का ही है। इन्होंने कहा कि किस क्षेत्र में अनुप्रयोग करने का संबंधित है, मतलब बताइए जरा वहां पर कि हरित समाज कार्य के अंतर्गत कि जो ज्ञान के कौन सा क्षेत्र है जिसमें अनुप्रयोग से संबंधित है। अनुप्रयोग, देखो एक प्रयोग होता है, एक अनुप्रयोग होता है। अब चार ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन आपसे कहता है कि समाज कार्य में पारिस्थितिकीय मॉडल को सुधारने के क्षेत्र में क्या। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों को। अब देखिए हरित समाज कार्य है तो मैं कहूंगा कि भाई गलत तो नहीं होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि समाज कार्य विज्ञान के किस क्षेत्र में अनुप्रयोग से संबंधित होगा, तो यहां पर आप ये बात कह सकते हो कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कार्य में लगे हुए जो क्षेत्र होते हैं उससे रिलेटेड है, और ऑप्शन नंबर यहीं पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हरित समाज कार्य जब भी आए ना, मैं आपसे कहूंगा कि आप ट्रिक लगाए वो लीना डोमिनेल्ली का, और तुरंत आप पर्यावरण संबंधों को भी रिलेट कराएं। देखो कृषि मजदूरों के लिए सहायता का क्षेत्र तो बिल्कुल नहीं है। फुटपाथों पर रहने वाले जो प्लास्टिक के उत्पादक है इत्यादि जो चीजें यहाँ पे दर्शाई गई है कागज के उत्पादकों के प्रयोग में प्रोत्साहन देने के लिए, ये भी क्षेत्र नहीं है आपका। केवल यहाँ पे बात अगर हम करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा सवाल है, इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखिए। खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति का एक प्रकार से रिप्रेजेंट करना। हरित क्रांति के बाद कृषि नवीन मशीनरों, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल पंप इत्यादि चीजें जो है देखने को भी मिली, है ना। तो भारत में 1966-67 में ये शुरुआत हुई हरित क्रांति, और कृषि के क्षेत्रों को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी निभाया था उस समय, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो थर्ड करेक्ट होगा, सॉरी थर्ड नहीं बी करेक्ट होगा, सेकंड, है ना। देखिए ये सवाल हमारे सामने है कि समुदाय समाज कार्य समाज कल्याण सेवाओं को प्रदत्त करने की प्रक्रिया बताइए, संकल्पना किसके द्वारा दिया गया है। देखिए सामुदायिक कार्य समाज कल्याण सेवाओं को प्रदत्त करने की प्रक्रिया बताइए, ये स्टेटमेंट किसकी है बताइए। आवाज मेरा क्लियर है, एक बार बताइए आरती। ओके ठीक है, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो रोथमैन कह रहे हो आप लोग, ऑथर डनहम नाम आपका सही होगा यहाँ पे, रोथमैन का नाम यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट है, और ये सामुदायिक कार्य समाज कल्याण सेवाओं को प्रदत्त करने की एक प्रक्रिया मानी जाती है। और ऐसे में इन्होंने कहा कि जो समाज कल्याण सेवाएं हैं उन सेवाओं को प्रदत्त मतलब अर्जित डेटा आंकड़े, है ना, इनसा प्रदान करने की जो प्रोसेस होगा वो ऑथर डनहम का होता है। ऑप्शन पहला करेक्ट है। ऑथर डनहम ने कुल टोटल 28 सिद्धांत दिए हैं, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे रॉस महोदय की बात करें, ये रॉस लिखा हुआ है, तो रॉस जी ने बेसिकली कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी एंड प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल पर बात किया है इन्होंने, और उसके अंतर्गत इन्होंने जो है साथ ही साथ 3 मॉडल्स भी बताए हैं, और एक मॉडल्स का नाम है सामान्य रूपरेखा, दूसरे का नाम है विशिष्ट रूपरेखा, तीसरे का नाम है प्रक्रिया रूपरेखा। तो ये 3 इन्होंने जो है मॉडल्स के नाम दिए थे रॉस महोदय ने। और रॉथ की बात करते हैं तो कम्युनिटी मॉडल्स इनके भी हैं। इन्होंने जो है बेसिकली रिलेट कराया है एक स्थानीय विकास को लेकर, जिसको लोकलिटी भी बोला जाता है। उसके बाद सामुदायिक नियोजन पर बात इन्होंने किया है, जिसको कम्युनिटी प्लानिंग कहते हैं। और एक इन्होंने कम्युनिटी कार्यवाही कह सकते हो, या आप कम्युनिटी एक्शन कह सकते हो, या आप सामुदायिक क्रिया भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने इस जो है 3 मॉडल इस तरीके से दिए हैं। एचबी ट्रेकर का नाम आपको पता होगा, 10 सिद्धांत इन्होंने लिखे सन 1948 में, और एक किताब उन्होंने लिखा था, उस किताब का क्या नाम था, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। क्या नाम था, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। कब लिखा था, 1948। तो जरा एक बार क्लियर करिए, क्या इस प्रश्न से आप सबको ये चीजें स्पष्ट हो गई चारों ऑप्शनों से? जी सर। ओके, बहुत बढ़िया। अपने मन से भी प्रश्न करने का प्रयास करें आप सभी लोग, है ना। ये जो पेपर आप लोग कर रहे हो दिसंबर 2019 का समाज कार्य का प्रश्न पत्र है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए ये प्रश्न आया हुआ है ना, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से समाज कार्य व्यवसाय के
कौन से 4 मूल अधिदेश हैं? 4 मूल अधिदेश है ना? तो बड़ा आसान सवाल है, जवाब चाहिए आप लोगों से, मुझे बताइए जरा एक बार। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ओके जी सर। ओके, बिल्कुल। यहां अगर हम बात, जी सर बी ऑप्शन। ओके, चलिए मैं अब आप लोगों को बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को शायद ये चीजें बता भी चुका हूं, है ना, व्यवसाय समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में, और इस चीज को आप ध्यान रखिए। सबसे लास्ट में आता है सशक्तिकरण, और सशक्तिकरण अगर हम बात करते हैं तो किसी ऑप्शन में अच्छा एक सशक्तिकरण और लोगों का सशक्तिकरण और मुक्तिकरण दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, या तो आपका ये पहला। देखिए, यहां सबसे पहले दान दिया है, कल्याण, विकास और सशक्तिकरण दे रखा है, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विकास, सामाजिक संशक्ति और लोगों का सशक्तिकरण। मैं आपसे कहूंगा कि यहां ऑप्शन नंबर बी को चुनाव करें, है ना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। देखिए, दान, ठीक है, विकास, कल्याण, सशक्तिकरण होता है, ठीक है, क्रम। और यहां अगर हम बात करेंगे तो सामाजिक परिवर्तन जो है, समाज कार्य व्यवसाय की 4 मूल अधिदेश की बात करना था। तो 4 मूल अधिदेश, सबसे पहला मतलब एक प्रकार से वो चीजें हैं, क्योंकि व्यवसायिक प्रक्रिया है। यहां तो समाज कार्य व्यवसाय की ओर अग्रसर होना ऑप्शन ए को बताता है, लेकिन 4 फैक्ट के आधार पर बताया जा रहा है कि ये 4 ऐसे मूल अधिदेश है ही। जैसे स्पेंसर ने एक बात कहा है, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास ही है ना। तो सामाजिक परिवर्तन से मैं सामाजिक संरचना में परिवर्तन को समझता हूं, है कि नहीं। सामाजिक परिवर्तन में मैं अगर चीजों को समझता हूं तो सामाजिक संरचना से समझता हूं, तो ये बात करेक्ट है। और सामाजिक विकास जो होता है वो व्यवहार करने की योग्यता को ग्रहण करने से होता है। अब सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को ग्रहण करना क्या कहलाता है? सामाजिक विकास ही कहलाता है। और सामंजस्य या सशक्ति की बात करता हूं अगर मैं सामाजिक को लेकर, तो सामाजिक सामंजस्य में साझा वैल्यूज, व्याख्या के समुदायों का निर्माण करना, ये एक सामाजिक संशक्ति कहलाती है। और लोगों का सशक्तिकरण करना या मुक्तिकरण करना, जहां समुदायों में स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के स्तर को बढ़ावा दिया जा रहा हो, तो वो लोगों को सशक्तिकरण और मुक्तिकरण को रिप्रेजेंट करता है। तो 4 ऑप्शन है, चारों के चारों ऑप्शन जो जाएंगे आपके, वो ऑप्शन आपका बी यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। यहां पे ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यहां पे इस पीडीएफ को मैं ऐसे ही भेजूंगा ताकि आप लोग आसानी से प्रश्न को पढ़ो और तुरंत आगे उसके बाद बढ़ जाओ, ताकि प्रश्न पढ़ो तुरंत डायरेक्ट उत्तर को भी आप पढ़ सको इजीली, है ना। और ये एग्जाम के दौरान जब एक क्वेश्चन था, आगे उस क्वेश्चन को लाइए सर। जो समाज का जो व्यवसाय है, पहले तो दान, कल्याण, विकास, इसी सबसे नहीं स्टार्ट होता सर, तो पहले ही होना चाहिए। देखिए, ये बेसिकली समाज कार्य, यहाँ पे 4 मूल अधिदेश बताए गए हैं। वहां जो बताए गए थे वो समाज कार्य का विकास या एक प्रकार से क्रम बताया गया कि समाज कार्य व्यवसाय आया कैसे, है ना। हाँ, वो बताया गया था। यहां आप देख सकते हैं 4 कोर जो है मैंडेटेज ऑफ सोशल प्रोफेशनल। तो यहां ऑलरेडी आपसे 4 ऐसे मेथड्स आप समझ सकते हैं, या सोशल चेंज को, सोशल डेवलपमेंट को, सोशल कोहेंशन को, या एम्पावरमेंट, ठीक है, या लिबरेशंस ऑफ द पीपल्स यानी मुक्तिकरण। तो ये एक प्रकार से ऑलरेडी 4 आपके पास अधिदेश हैं सोशल समाज कार्य व्यवसाय के, है ना, ऑलरेडी 4 हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि 5 हैं, 6, केवल 4 ही हैं, और 4 ही यही है माने जाते हैं। तो समाज कार्य की जैसे पहले क्या था, भारतीय संविधान में पहले 395 अनुच्छेद थे। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो 448 के आसपास हो गए, लगभग प्लस ही है 450 से। तो आप ये कह सकते हो कि जो समाज कार्य व्यवसाय है ना, उसके कुछ जो है
लेबल हैं लाने के, सोशल वर्क प्रोफेशनल को लाने को, है ना। तो वो लेबल कौन होगा? जैसे सोशल चेंज करोगे, सोशल डेवलपमेंट होगा, सोशल कोहेंशन होगा, एम्पावरमेंट होगा, लिबरेशन होगा, तो वो प्रोसेस जो जाएगा वो सोशल और वर्क प्रोफेशनल की तरफ जाएगा, है ना। ये कहने का मतलब है, ये नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि समाज कार्य व्यवसाय को बढ़ावा कैसे मिलेगा, समाज कार्य व्यवसाय आएगा कैसे, होगा कैसे, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ऑलरेडी बताया कि समाज कार्य व्यवसाय की 4 ऐसे कौन से मूल अधिवेशन है, ये फैक्ट है ना, फैक्ट है। तो 2 बातें ध्यान से सुनिएगा, यहां पे थोड़ा सा नोट भी करिएगा। तो जब आपसे प्रश्न पूछे समाज कार्य के 4 मूल अधिदेश, तो ऑप्शन बी लगाइएगा। और यदि आपसे प्रश्न पूछे समाज कार्य व्यवसाय का व्यवसाय की ओर अग्रसर, है ना, और अग्रसर, तो अग्रसर होने का मतलब ये कि अगर ये प्रोसेस ऑप्शन ए होगा तो व्यवसाय समाज कार्य डेवलप होगा, है ना, ये आ जाएगा आपका, यहां उभर के ये निकलेगा व्यवसाय समाज कार्य, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि व्यवसाय समाज कार्य के 4 ऐसे अधिदेश बताइए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सेकंड हो जाएगा, फिर आपका सेकंड हो जाएगा। अब क्लियर है? जी सर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है कि योग्यता निर्धारक का प्रभाव योग्यता निर्धारण करते समय उस व्यक्ति पर जिसकी योग्यता का निर्धारण होना है गुणों पर सामान्य प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? बड़ा अच्छा सवाल है और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, तो अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 57। ओके, हेलो इफेक्ट, यहाँ जो जवाब आ रहा है आपका करेक्ट जवाब है, ठीक है। हेलो इफेक्ट होता है, देख सकते हैं आप, इंग्लिश भी आपके सामने मैंने मेंशन कर दिया है। सिंपल ये सा सवाल था कि योग्यता निर्धारक का प्रभाव योग्यता निर्धारण करते समय उस व्यक्ति पर उसकी योग्यता का निर्धारण होना है जो गुणों पर समान प्रभाव पड़ रहा हो, जो उसके क्वालिटीज कह सकते हो या जो आप उसके गुण बता सकते हो, उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वह एक प्रकार से क्या कहलाता है? हेलो इफेक्ट कहलाता है, ठीक है, हेलो इफेक्ट कहलाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे सामने एक और ऑप्शन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकार से लीनियंसी प्रॉब्लम बोलते हैं। जानते हैं लीनियंसी प्रॉब्लम्स क्या होता है? ये भी एक प्रकार से अगर हम बात करें उदारता, एक प्रकार से उदारता का समस्या, इसको हिंदी में शुद्ध बोला जाता है ना। तो इसका कहने का मतलब ये होता है, जो उदारता समस्या है या लीनियंसी जो समस्या है, इसमें व्यक्तियों के उसके वास्तविक प्रदर्शन की परवाह किए बिना दूसरों को उसकी योग्यता से अधिक सकारात्मक रेटिंग देने की प्रवृत्ति है। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने आपका ऑब्जर्व नहीं किया, है ना, मतलब व्यक्तियों की जो आपकी जो रियल चीजें हैं मैंने उसको ऑब्जर्व नहीं किया, है ना, वास्तविक प्रदर्शन क्या है मैंने उसको ऑब्जर्व नहीं किया, और आपको मैंने क्या किया, दूसरे व्यक्ति से आपको अधिक नंबर या रेटिंग दे दिया, है ना, या आप निर्धारण मैंने तत्व या उसकी योग्यता को अधिक मान लिया, है ना। तो ऐसे कंडीशन पे ये कहलाता है आपका उदारता त्रुटि, या आप इसे लेनियंसी प्रॉब्लम्स भी कह सकते हो। मनोवैज्ञानिक अवधारणा के दृष्टिकोण से इसे उदारता त्रुटि कहते हैं। मतलब आप मुझे आंख के नहीं कि आपने पहले कह दिया कि हाँ भाई ये चीजें ये कर लेगा व्यक्ति। जैसे अब कोई सवाल है, आपने कहा कि रोहन सर ये सवाल कर लेंगे, और आप क्या बराबर सुन भी रहे, और बिना आंके मतलब उस सवाल के बारे में, मतलब मैं कितनी जानकारी मेरे पास है, या आपने जाना नहीं कि उनके पास ये शायद करेंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जब कभी किसी की वास्तविकता को आंका ना जाए और आप दे दो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियंसी प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, स्पष्ट है? बताइए एक बार। वहीं अगर हम बात करते हैं तो एक आप देखते हैं, पढ़ते भी हैं, जो है रेसियंसी, है ना, आप देख सकते हैं रेसियंसी इफेक्ट होता है ये। इसका मतलब होता है मुश्किल से प्रभाव। कभी कभी इसको जो है प्राइमरी या प्राइमेंसी रेसियंसी इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है
इसको हम कई नामों से भी संबोधित करते हैं, और ये भी साइकोलॉजी का ही है एक प्रकार से। अगर हम बात करें तो रिसेंसी प्रॉब्लम्स भी साइकोलॉजी का ही ये पार्ट है। और इसको बेसिकली अगर कहा जाए तो किस तरीके से आप कहेंगे, सपोज अगर मैं आपको मानता हूं, किस तरीके से आप इसे संबोधित करेंगे, बताइए प्लीज। देखिए, इसका मतलब है ना तो प्रधानता का प्रभाव होगा यहां पे, और ना ही पुनरावृत्ति का प्रभाव यहां पर अधिक होगा। ठीक है, यहां दोनों के जो प्रभाव होंगे वो प्रभाव एक दूसरे से तुलनीय होंगे। तुलनीय का मतलब होता है एक प्रकार से कंपेयर पे होगा। मैं दो लोगों की बात कर रहा हूं, दो लोगों के बारे में जानकारी लेने की बात करता हूं, तो ऐसे में एक कंपेयर का जो पार्ट बन रहा है, ठीक है, और वहां पे प्रभाव है ना, कम प्रभाव। ठीक है, तो जब कंपेयर वाली प्रक्रिया में हम लोग जिक्र करेंगे तो वह रेसिस्टेंसी इफेक्ट होगा, है ना, रेसिस्टेंसी इफेक्ट होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी को ही हम लोग कभी कभी क्रम स्थिति प्रभाव के नाम से भी जानते हैं, और क्रम स्थिति मतलब सीरियल पोजीशंस इफेक्ट की भी भूमिका इसमें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अनक्लियर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, ये भी इजी है, इसका मतलब साफ है। अनक्लियर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स कहने का भाव क्या हो सकता है इसमें, कि कोई चीज है जो सही तरीके से हमें पता ही नहीं है ना। अंडरस्टैंड इसी को कह सकते हैं। जी सर। गैर मानक समस्याओं को हल करने को लेकर, है ना, तो गैर मानक समस्याओं को हल करने की एक विधि का वर्णन करती है ना, एक विधि है, एक प्रकार से वर्णन करती है। तो खासकर यहाँ पे केस वर्क में हम समस्याओं को ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अनक्लियर स्टैंड प्रॉब्लम्स होता है और हमें वो जानकारी पता नहीं होती है, तो हम जानकारी निकालने का प्रयास करते हैं, समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। इसलिए यहाँ पे समस्या समाधान का जो मॉडल होता है वो लागू हो जाता है, समस्या समाधान का। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे तो केवल यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ है। ठीक है, अगला सवाल। उत्तरवर्ती बाल्यावस्था की दल आयु कहा जाता है। देखिए, बाल्यावस्था एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, एक होता है उत्तर बाल्यावस्था, और एक होता है मध्य बाल्यावस्था। तीन टाइप के होते हैं। यहां तो सवाल केवल उत्तरवर्ती बाल्यावस्था के दल आयु को पूछा गया है। पहले आप बताइए, फिर मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं इसके बारे में। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। ओके, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता आपने ऑप्शन नंबर सी को दिया है। चलिए मैं आप लोगों से बातचीत करता हूं। देखिए, यहां अगर हम बात करते हैं, आपने सही बताया है, यहां ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था को 6 से 11 वर्ष कहा जाता है। अब कोई बच्चा अगर 6 से 11 साल का है तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि 6 से 11 वर्ष का बालक, अपने घर में सोचिएगा जो बच्चा होगा, क्या वो तार्किक शक्ति कर या तार्किक के बारे में चीजें कर सकता है, तार्किक चीजों पर विचार विमर्श कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, पहले तो आपको बताओ बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है, बताएगा कोई बच्चा मुझे? बाल्यावस्था की आयु कितना होता है? 3 से 12 कह सकते हैं, या 3 से हम लोग बाल्यावस्था में हम 3 से कितने वर्ष तक दर्शा सकते हैं? 3 से 12 वर्ष भी कर सकते हैं, 3 से 11 भी कर सकते हैं। लेकिन जो पूर्व बाल्यावस्था है वो 3 से 6 हो जाएगा,
और जो उत्तर बाल्यावस्था है वो 6 से लेकर 9 हो सकता है, 12 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कहीं कहीं 3 से 9 भी मिल जाता है, 3 से 9 वर्ष भी मिल जाता है ना। और 12 के बाद किशोरावस्था आ जाता है, बाल्यावस्था के बाद क्या आता है, किशोरावस्था आता है। तो 6 से 11 साल की बच्चे की आयु को अगर हम बात करें तो वो तार्किक चीजों को सोच सकता है, विद्यालय जा रहा है तो तर्क कर सकता है, समस्या समाधान के कौशलों का विकास भी कर सकता है, अवलोकन की शक्तियों में उत्सुक भी हो सकता है। बिल्कुल बात सही है। तो मैं आपसे कहूंगा कि यहां जैसे कि ऑप्शन जो सी है हमारे सामने क्या बोल रहा है कि बच्चे की अपने साथियों के क्रियाकलापों में रुचि लेना। अब देखिए अपने साथियों का मतलब हुआ कि दल, समूह, दल, आयु है। तो उत्तर अगर मैं बात करूं 6 से 9, 3 से 6 है ना, इसमें आप एक जोड़ दो, एक घटा लो, इसमें से 7 से 8 कर लो, है ना, बट तो कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हो उत्तर बाल्यावस्था में अगर ये ग्रुप में बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो जो है अपने साथियों या ग्रुप या पीयर ग्रुप वाले बच्चों के साथ वो खेलना पसंद करेगा और वे अपने साथियों के व्यवहार के प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार भी करेगा, है ना, यानी ये भी सही। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है आपका, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए गए हैं। शोक संतृप्तता परामर्श दिया जाता है, बताइए किसके द्वारा दिया जाता है, शोक संतृप्तता परामर्श दिया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन 3। ओके, प्रियजनों के खोने के शोक से निकलने में मदद करने के लिए जो है शोक संतृप्तता परामर्श दिया जाता है और सही जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा आपका। अभी देखिए मैंने आपको बात किया था पीटीएसडी के बारे में, बताएंगे जरा कोई लोग क्या है ये? बताइए। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है ना? जी सर। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। देखिए निदान के प्रकार में जिसका प्रयोग पार्लियामेंट के द्वारा वर्णन नहीं किया गया है, अब निदान कैसा 3 प्रकार बताइए जिसमें उसने बोला ही ना हो, बताइए। फोर। ये भाई मैंने हर बार आपसे कहा है कि फोर तो इटियोलॉजिकल है और ये तो होता है पार्लियामेंट का 3 प्रकार में। अगर हम बात करें, हमने पढ़ाया भी है आप लोगों को, पढ़ाया कि नहीं पढ़ा बताइए? एक गतिशील निदान है, एक निदान या नैदानिक है, एक हेतु निरूपी भी आप कहते हो, मतलब इसके कई नाम है, ऐसे नहीं। जैसे कि कई गतिशील है, श्रेणीगत निदान है ना, और एक चिकित्सकीय निदान है। तो सही जो ऑप्शन है यहाँ पे गेस्टाल्ट निदान, इसका नहीं है, इसका लोरा पल्स का है, सॉरी लोरा एपिस्टीन का है और एक पल्स का है, पिट्स पल्स का है। तो गेस्टाल्ट थेरेपी तो वहां आती है, यहां तो होती ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। बताइए कार्यकर्ता सेवार्थी संबंध के 7 सिद्धांतों को किसने प्रभावित किया है? मतलब 7 सिद्धांत है और कर्ता सेवार्थी संबंध में। ओके, क्या होना चाहिए? गार्टन ह्यूमिल्टन नहीं होगा?
थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क, नहीं, यहां सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। F20 इसका नाम ही नहीं है, फेलिक एबिस्टिक। ठीक है, ऑप्शन जो जाएगा आपका वो सी करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। तो कर्ता सेवार्थी संबंध के 7 सिद्धांत किसने हैं? रॉबर्ट विस्टिक के। आप लोग हमेशा देखते हैं, है ना, पढ़ते भी हैं, इंपॉर्टेंट। यहां पे थर्ड इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड इज द राइट। आगे हम बात करते हैं 62 के बारे में। देखिए सवाल बड़ा आसान सा है। व्यक्ति समूह कार्य सामान्य व्यक्तियों से संबंधित है और सामाजिक व्यक्ति असामान्य व्यक्तियों से संबंधित है। कथन को निम्नलिखित में से क्या माना जाएगा? आंशिक रूप से नहीं, पूर्णतः गलत और अशुद्ध कथन है। सामाजिक समूह कार्य सामान्य व्यक्तियों से संबंधित है और सामाजिक व्यक्ति कार्य असामान्य व्यक्तियों से संबंधित है। कथन बताइए कितने लोग, आप बताइएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, अप्लाइड सवाल है, और ऑप्शन में यहां पे पहला लगा रहा हूं। पहला ऑप्शन ठीक रहेगा। आंशिक रूप से सही कैसे कह सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि सामाजिक समूह कार्य व्यक्ति जो होता है वो सामान्य व्यक्तियों के लिए होता है, जिसका मतलब है भाई कि ये सही भी है। फिर कहता हूं कि अगर व्यक्ति जो कार्य होता है वो सामान्य व्यक्तियों के साथ होता है, सामान्य व्यक्ति के साथ होता ही नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई आंशिक रूप से ये सही है। देखिए अशुद्ध कथन लिख दिया है आपका। अगर हम बात करें कि सामाजिक व्यक्ति असामान्य व्यक्तियों से संबंधित होता है, दोनों हो सकते हैं, सामान्य व्यक्ति भी हो सकते हैं, असामान्य व्यक्ति भी हो सकते हैं, है ना, अशुद्ध कथन। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कथन में निम्नलिखित में से क्या चुनना चाहिए था हमें? ऑप्शन सही जाएगा ए वाला, पहला ऑप्शन सही रहेगा। देखो है ना, पहला बिल्कुल गलत है भाई, कि जाहिर सी बात है, समान कोई जरूरत थोड़ी है कि आप समान व्यक्ति के साथ ही करेंगे, असमान व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, अगला सवाल। सामाजिक समूह कार्य में मूलभूत रूप से निम्नलिखित में से बताइए किससे संबंधित है? फोर्थ, समूह सदस्य के द्वारा तरीकों का विकास करना, और पहला कहता पहचान एवं विकास करना। ओके 63 ओके। और भी बताइए। व्यक्तित्व विकास होगा मैम। सामाजिक समूह कार्य बुनियादी या बेसिक या फंडामेंटल रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बेसिकली किससे संबंधित हो सकता है? सेकंड ऑप्शन, व्यक्तित्व के विकास से। हर मनुष्य का अपना अपना व्यक्तित्व है और वही मनुष्य की पहचान है ना। इसमें अनुशासन और परिवेश दो प्रधान थे। अब व्यक्तित्व जन्मजात और आश्रित प्रवृत्ति की योग होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, दृढ़ इच्छा शक्ति, युंग काल सामाजिक समूह कार्य पूछा है ना सर? तो सामाजिक समूह कार्य पूछा है, तो उनमें से हमको पूछा भी कौन सा संबोधित कर रहा है। तो व्यक्तित्व का विकास क्यों नहीं होगा भाई? बिल्कुल उसी को संबोधित होगा। पहचान का विकास नहीं होगा यहाँ पे, ना ही मानक कार्यक्रम का विकास होगा, ना। बिल्कुल सही, व्यक्तित्व का विकास ही करेक्ट जवाब है यहाँ पे। जी सर। बिल्कुल सही है।
ऑप्शन चला जाएगा यहां पे कौन सा, बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रॉथमैन के द्वारा दिया गया सामुदायिक संगठन के सामाजिक नियोजन मॉडल का एक लक्ष्य है? सी ऑप्शन की तरफ आप झुकाव कर रहे हैं। ओके ओके ओके, यहां सही जवाब जाएगा, अगर मैं आपसे कहूं रॉथमैन द्वारा दिया गया सामुदायिक संगठन के सामाजिक नियोजन का मॉडल का एक लक्ष्य हो सकता है, मॉडल का लक्ष्य। यहां ऑप्शन पहला जाएगा, सारभूत सामुदायिक समस्याओं के लिए समस्या समाधान। शक्ति और संसाधनों का अंतरण करना गलत है। स्वयं सहायता सामुदायिकीकरण भी गलत है। शत्रु लक्ष्य के विरुद्ध क्रिया करने के लिए लोगों का संगठित करना यह भी गलत है ना। तो समुदाय की समस्या को दूर करना है ना, समुदाय की समस्या को दूर करना ही सामुदायिक संगठन में सामाजिक नियोजन का मॉडल के लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। इसका तो केवल मीनिंग पूछा था, फैक्ट पे आधारित था और अपने मन से उसने कुछ शब्द यहाँ पे लिखा है जो कि सारभूत सामुदायिक समस्याओं के समाधान की बात कर रहा है, और ऑप्शन केवल और केवल पहला सही है आपका यहाँ पे, है ना, पहला सही है। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण, अस्वीकृति और शक्ति के आकलन की युक्ति को क्या कहेंगे आप? बड़ा अच्छा सवाल है। अवैयक्तिक आकर्षण, अस्वीकृति और शक्ति के आकलन की युक्ति को क्या कहेंगे आप? समाजमिति तो कहेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, समाजमिति एक मेथड है, विधि है, और इसके प्रेरणा कौन है? जे.एल. मोरोनो। कब किया था? 1934 में। इसी तकनीकी का प्रयोजन समूह में व्यक्तियों विशेष के लिए सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है ना। सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है ये, और यहां बात आपकी जाएगी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आसान सा सवाल है। डनाम ने कितने सामुदायिक संगठन में सिद्धांत दिए हैं? मैंने अभी आपको बताए हुए 28। एक आध प्रश्न इजी आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जन भागीदारी प्राप्त करने का तरीका नहीं है? जन भागीदारी प्राप्त करने का तरीका नहीं भाई। जी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल गुड। मतलब सामुदायिक नेतृत्व से कोई संपर्क स्थापित ना करना, है ना, भागीदारी प्राप्त करने का तरीका नहीं है ये, है ना। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है यहाँ पे। ठीक है, औपचारिक सहभागिता, समाज और संसाधन का मानचित्रण, ये माने जाते हैं ना पार्टिसिपेशन के अंतर्गत। बताइए, सेवार्थी पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया के फलस्वरूप बनी गेस्टाल्ट अर्थात समग्रता में या कुल विन्यास में की अवधारणा का प्रयास किसने किया? बिल्कुल, सोशल केस वर्क। 1912 में गेस्टाल्ट का सिद्धांत आया और प्रारूप, आकार, आकृति द्वारा बताया गया, और व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणाओं को आंशिक रूप से नहीं बल्कि समग्र रूप से सीखता है, ये बात कही गई है।
तो ऑप्शन आपका जाएगा यहां पर पहला करेक्ट। जनसंख्या संबंधी कोई सूचना ना होने की स्थिति में प्रतिदर्श यानी सैंपल का कौन सा तरीका उपयुक्त होता है? आसान सवाल है, इजी सवाल है, बता सकते हैं आप लोग। सूचना ना होने की स्थिति में सैंपल का कौन सा तरीका उपयुक्त है? स्नोबॉल। जनसंख्या संबंधी कोई सूचना ही नाम है भाई। स्नोबॉल क्या था भाई? 2 फॉर्म उसको दिया, 2 फॉर्म उसको दिया, इस तरीके से कर रहे हैं। तो स्नोबॉल आपका ऑप्शन ये जाएगा, करेक्ट जवाब है ना। यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा स्नोबॉल। एक सवाल और देखिए, यहां पे कह रहा है आपसे कि निम्न सैंपलिंग या प्रतिदर्श की वह पद्धति जो इस संभावित का आकलन करने का आधार उपलब्ध नहीं कराती है कि प्रतिदर्श में जनसंख्या के प्रत्येक मद निम्न में है। बताइए क्या लगता है? प्लीज बताएं। गैर संभावित होगा, क्या होगा कि संभावित होगा? अरे भाई सवाल तो देखो, प्रतिदर्श सैंपलिंग आपसे पूछा है तो सर दूसरा ही होगा। हाँ, संभावित का आकलन करने के आधार उपलब्ध नहीं कराती है और प्रतिदर्श में जनसंख्या के प्रत्येक मध्य सम्मिलित है, तो वह क्या कहलाता है? गैर संभावित कहलाता है। ऑप्शन बी यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। एक फ्रेम में प्रतिदर्श प्राप्त करने की तकनीकी या पद्धति को सुनिश्चित योजना निम्नलिखित में से किस रूप से जानी जाती है? वैधानिक शक्ति, वैधानिक शक्ति। एक वैधानिक शक्ति केवल वैधानिक कानून द्वारा ही दी जाती है, बात सही है, कानूनी शक्ति होती है और वह अथॉरिटी होती है ना, अथॉरिटी होती है वो। यहां पैरामीटर होगा, एक फ्रेम में प्रतिदर्श प्राप्त करने की तकनीक, फ्रेम में एक, चलो ठीक है, पद्धति को सुनिश्चित योजना के रूप में किससे जाना? पैरामीटर, बिल्कुल सही जवाब, सेकंड करेक्ट लो, पैरामीटर इज द राइट आंसर होगा। एक लास्ट सवाल है, अथॉरिटी क्या है? वैधानिक शक्ति, बिल्कुल। चलिए यहां पे देखिए, समूह के प्रत्येक पुरुष को शेष सभी सदस्यों में तुलना की जाती है और उन्हें सामान्य रैंकवार क्रम में रखा जाएगा, तो मूल्यांकन की वो बताइए विधि कौन सी होगी? सिंपल से जवाब है, श्रेणीगत होगा, है कि नहीं। रैंक क्रमवार मिलेगा, मूल्यांकन करोगे तो श्रेणी में तो करोगे। बता दीजिए भाई। जी सर। श्रेणीकरण विधि कहलाती है, ऑप्शन पहला ही आपका करेक्ट होगा, है ना। निर्णय लेने की प्रक्रिया में वैकल्पिक समाधानों की समझदारी और उन्हें क्रमवार लगाने में क्या कहोगे? क्रमवार से विचार विमर्श, संतृप्ति, उद्भव, अंकुरण। विचार विमर्श होगा, बिल्कुल सही जवाब, विचार विमर्श, ऑप्शन नंबर बी, बी। निम्न में से बताइए कौन सा उत्तरदायित्व जो है लेखा परीक्षण का भाग नहीं है? बड़ा अच्छा सवाल है, इजी है, लेखा भाग नहीं, लेखा परीक्षण का भाग नहीं है। डी,
डी ऑप्शन देखो, पढ़ो एक बार। क्योंकि वित्तीय क्षेत्र में जवाबदेहिता का मतलब, अगर हम लेखा परीक्षण की बात कर रहे हैं तो किसी विशिष्ट कार्य के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, बिल्कुल। तो परियोजना नीति की उपयोगिता का मूल्यांकन करना, कहने का मतलब क्या हुआ कि इवेल्युएट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो पॉलिसीज होती हैं वो बेसिकली एक प्रकार से अकाउंटेबिलिटी ऑडिट के नाम से जानी जाएगी। और सही ऑप्शन आपका यहां पर जो जाएगा वो डी इज द राइट आंसर होगा, है ना। तो डी आपका करेक्ट होगा। और मैं ये पीडीएफ इसी तरीके से सेव करके मैं आप लोगों को जो है अभी आपके ग्रुप में प्रोवाइड करा देता हूं, ये रहेगी। और शाम की क्लास आपकी 7 बजे रहेगी। एक क्लास 7 PM है और एक क्लास 8:30 PM है ना। ये दोनों क्लासेस रहेंगी और दोनों में अब आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं मतलब आपकी यूनिट चलेगी, दोनों में यूनिट रहेगी, है ना। ये मैंने आज आप लोगों को काफी दिन के बाद हमने क्लासेस स्टार्ट किया, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाया क्वेश्चनों की। अभी मैं क्वेश्चन भेज रहा हूं, आप लोग इसको देखिएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ डालिए, ठीक है। देखिए एक बार, फिर उसके बाद जब हम लोग करेंगे सॉल्व तो उस पर आप लोग बातचीत करेंगे उस पर, ठीक है ना।